एक बहुत ही खूबसूरत शहर में काव्या नाम की एक सुंदर औरत रहती थी। वो अपने पति विक्रम के साथ एक बहुत महंगे बंगले में रहती थी। वो एक शानदार गाड़ी चलाती थी जो उसके पति की थी। उस कॉलोनी में हर कोई काव्या से जलता था या उसकी तारीफ करता था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि काव्या असल में किस हाल में जी रही थी। उसके कपड़ों से लेकर बालों तक सब कुछ उसके करीबी दोस्तों के पुराने तोहफे थे। उसके दोस्त जानते थे कि वो नर्क जैसे जीवन में जी रही है और उसके पास कुछ नहीं है। काव्या हमेशा अपने दोस्तों से पुराने कपड़े और बाल मांगती रहती थी, क्योंकि हर औरत की बुनियादी जरूरत यही होती है। लेकिन उसके पास ये भी नहीं था। जो लोग उसे अच्छी तरह नहीं जानते थे, वे हमेशा उसकी तारीफ करते और कहते कि काश वे भी उसकी तरह होते। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अंदर से कितनी दुखी थी। उसका परिवार बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था और हर दिन उसके लिए नरक जैसा था। वो बहुत गरीब परिवार से आई थी। वो हमारे माता पिता रामस्वरूप और सुमित्रा की पहली संतान थी। भले ही रामस्वरूप और सुमित्रा गरीब थे, लेकिन उनके 8 बच्चे थे। मोहित, सुरेश, अनिल, सीमा, राधा, गीता और सुनीता, जिससे उनका जीवन और कठिन हो गया था। उन 8 बच्चों में काव्या सबसे बड़ी थी। फिर भी उन्होंने मेहनत की और अपनी पूरी कोशिश की कि उनकी पहली बेटी काव्या यूनिवर्सिटी जाए और पढ़ लिख कर ग्रेजुएट बने। इसके लिए उन्हें अपनी सारी चीजें बेचनी पड़ी ताकि उसकी पढ़ाई और खर्च पूरे हो सकें। काव्या अपने माता पिता के बलिदानों को जानती थी, इसलिए उसने भी खूब मेहनत की और पढ़ाई पर ध्यान दिया ताकि वो यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी स्टूडेंट्स में गिनी जाए। आखिरकार काव्या अपने कॉलेज की सबसे अच्छी स्टूडेंट्स में गिनी गई और उसने बहुत अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया। उसके माता पिता उस पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने गांव लौटी ताकि अपने माता पिता से मिल सके। उसके माता पिता और भाई बहन उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसे खुले दिल से स्वागत किया। उसी रात उसके माता पिता ने उसे अपने आंगन में बैठाकर समझाना शुरू किया, बेटी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ और मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजने के लिए कितनी मेहनत और दुख उठाए हैं। हमें तुम पर गर्व है कि तुम अपने बैच में सबसे अच्छी निकली। अब जब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, तो तुम्हारा अगला प्लान क्या है? हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपनी सारी चीजें बेच दी, यहां तक कि अपनी एकमात्र जमीन भी। अब तुम्हारे 7 और भाई बहन हैं, जिनकी पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब वे सब तुम पर निर्भर हैं। हमारे शरीर अब बूढ़े हो गए हैं और काम धंधा पहले जैसा अच्छा नहीं रहा। अब हमारी उम्मीद सिर्फ तुम हो। हम चाहते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके शहर जाओ और कोई अच्छी नौकरी खोजो। मेरी दोस्त की बेटी रीना, जिसने पिछले साल पढ़ाई पूरी की थी, अब शहर में काम कर रही है। पिछले महीने ही उसने अपने पिता को बड़ी कार और स्मार्टफोन भी दिलाया है। कृपया बेटी, तुम भी वही जाकर उसके साथ रहो। वो तुम्हें अच्छी नौकरी दिला देगी और तुम हमें पैसे भेजना शुरू कर दोगी। उस रात काव्या को एहसास हुआ कि अब उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। वो सो नहीं पाई। उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। अब जब मेरे माता पिता मुझ पर निर्भर है कि मैं अपने भाई बहनों को पढ़ाऊं, तो मैं कहां से पैसे लाऊं? इस देश में नौकरी पाना आसान नहीं है। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गई। काश मैं अपने माता पिता की पहली संतान न होती। अगली सुबह काव्या ने अपना सामान पैक किया और अपने माता पिता से कहा कि वो शहर जा रही है। उसे अपने माता पिता के घर ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं लग रहा था। वो तुरंत नौकरी ढूंढना चाहती थी। उसके माता पिता उसकी इस बात से खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। काव्या ने दोनों को गले लगाया और बस स्टॉप के लिए निकल गई। जब वो शहर पहुंची तो रीना उसे लेने बस स्टॉप आई। काव्या ये देखकर हैरान रह गई कि रीना कितनी शानदार कार चला रही थी। रास्ते में काव्या बार बार रीना को देखती रही। उसके कपड़े, जूते, फोन और बाल सब बहुत महंगे थे। काव्या सोचती रही कि रीना ने इतने कम समय में इतना पैसा कैसे कमा लिया।
कुछ देर ड्राइव करने के बाद वे एक खूबसूरत हवेली पहुंचे। रीना ने एक छोटा रिमोट दबाया और गेट अपने आप खुल गया। काव्या घर की खूबसूरती देखकर हैरान थी। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। ताजगी लेने और खाना खाने के बाद काव्या ने रीना से पूछा, तुम इतनी अमीर कैसे हो? तुम क्या काम करती हो? मैं भी तुम्हारी तरह बनना चाहती हूं। रीना काव्या की बात पर हंस पड़ी और बोली, मैं भी शहर की औरतों की तरह ही काम करती हूं। अगर तुम मेरी तरह सफल बनना चाहती हो तो इसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बस एक सुंदर शरीर होना चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम काफी सुंदर हो। उसी वक्त डोरबेल बजी और एक मोटा सा बुजुर्ग आदमी बिना इजाजत लिए ही ड्राइंग रूम में घुस आया। वो आदमी कुछ गिफ्ट बैग लेकर आया। रीना खुशी से झूम उठी और उस बुजुर्ग आदमी की बाहों में कूद पड़ी। उसने उसे चूमा और उसकी गोद में बैठ गई। जब वो बैठा, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आप देश में कब आए? मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, मेरी बच्ची। देखो, मैं तुम्हारे लिए पेरिस से तोहफे लाया हूं। काव्या ये देखकर हैरान रह गई कि रीना उस आदमी के चारों ओर ऐसे घूम रही थी जैसे कोई मक्खी। वो आदमी इतना बूढ़ा था कि उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे और वो उसकी दादा की उम्र का लगता था। रीना ने काव्या का उस बुजुर्ग आदमी से परिचय अपनी बहन के रूप में कराया। फिर रीना काव्या को हवेली के एक शानदार कमरे में ले गई ताकि वो सफर की थकान के बाद आराम कर सके। अगले दिन रीना ने काव्या को साफ शब्दों में समझाया कि जब वो पहली बार शहर आई थी तो उसने हर जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। सभी मर्द जो उसकी मदद करना चाहते थे वे उसके साथ सोना चाहते थे। शुरू में उसने इनकार किया, लेकिन कई महीने बेकार कोशिशों के बाद और जब उसके माता पिता उस पर दबाव डालने लगे कि वो पैसे भेजे, तो उसने हार मान ली। तब से वो बूढ़े अमीर मर्दों के साथ पैसे के लिए सो रही थी। ऐसे मर्दों को लोग शुगर डैडी कहते थे। रीना ने काव्या को भी कुछ बड़े लोगों से मिलवाने का ऑफर दिया, लेकिन काव्या ने मना कर दिया। मैं समझती हूं कि तुम पैसों के लिए मर्दों के साथ सो रही हो और मैं तुम्हें जज नहीं करती, बल्कि मैं वादा करती हूं कि तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन माफ करना, मैं कभी अपने शरीर को पैसों के लिए नहीं बेच सकती। काव्या की इस बात पर रीना हंस पड़ी। उसने कहा, मैं भी पहले नेक थी, लेकिन मुश्किल समय में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। फिर भी तुम जितने दिन चाहो मेरे घर रह सकती हो। मेरे पास इतने कमरे हैं कि 2 परिवार भी रह सकते हैं। जब तक तुम्हें अपना ठिकाना न मिल जाए तुम यही रहो, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। रीना जानती थी कि वक्त आने पर काव्या भी हार मान जाएगी और उसके जैसे ही अमीर बूढ़ों के साथ पैसे के लिए सोना शुरू कर देगी। लेकिन काव्या ने ठान लिया था कि वो अलग रहेगी। अगले दिन उसने शहर के कई दफ्तरों और कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन दिया। कुछ जगहों पर उसका तुरंत इंटरव्यू हुआ और उन्होंने कहा कि वे बाद में जवाब देंगे। लेकिन जो थोड़ी कंपनियां उसे तुरंत रखने को तैयार हुई, उन्होंने बहुत कम सैलरी ऑफर की। काव्या हफ्तों तक शहर में नौकरी ढूंढती रही, लेकिन काम नहीं मिला। जैसे रीना ने कहा था, ज्यादातर मालिक पहले उसके साथ सोना चाहते थे और फिर नौकरी देने की बात करते। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, लेकिन काव्या अब भी बेरोजगार थी। ज्यादा समय नहीं बीता कि उसके माता पिता ने भी उस पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो उन्हें पैसे भेजे। फिर भी काव्या ने ठान रखा था कि वो पैसों के लिए मर्दों के साथ नहीं सोएगी। लेकिन फिर एक दुखद घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक रात जब वो कमरे में बिस्तर पर बैठी सोच रही थी, तभी गांव से फोन आया। उसे बताया गया कि उसकी मां बीमार हो गई है और तुरंत ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, वरना वह मर जाएगी। ये खबर सुनकर काव्या टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगी और खुद से पूछती रही कि वो किससे मदद मांगे और इतनी बड़ी रकम कहां से लाए ताकि अपनी मां की जान बचा सके। उसने पूरी रात रोते हुए बिताई और सुबह तक सो नहीं पाई।
सुबह होते ही वो भागकर रीना के पास गई और उससे पैसे उधार मांगे। लेकिन रीना ने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अपने शरीर से पैसे कमाती हूं और अचानक तुम आकर मुझसे मांग रही हो। लड़की, तुम्हें हकीकत समझनी होगी और कुछ करना होगा। काव्या के पास कोई और चारा नहीं बचा। उसने रीना से पूछा कि वो अपना पहला ग्राहक कैसे पाएगी जो उसे बड़ी रकम देगा ताकि वो अपनी मां की जान बचा सके। रीना काव्या की हालत देखकर हंसी और बोली, चिंता मत करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें एक औरत से मिलवाऊंगी जो तुम्हें किसी अमीर आदमी तक पहुंचाएगी। तुम उसके साथ सोओगी और वो तुम्हें मोटी रकम देगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें उस औरत को 20% कमीशन देना होगा। काव्या ने बिना हिचकिचाहट के मान लिया। रीना उसे श्रीमती रेखाबाई नाम की औरत के पास ले गई, जो जवान लड़कियों को अमीर मर्दों से मिलवाने के लिए मशहूर थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने श्रीमती रेखाबाई का अभिवादन किया। रीना ने उसे बताया कि वे क्यों आए हैं और ये भी कि उसकी दोस्त काव्या के लिए उन्हें एक अमीर पुरुष ग्राहक चाहिए। उस औरत ने जी का फोन नंबर लिया और कहा कि कोई उसे फोन करेगा। सही उसी रात काव्या को किसी से मिलने के लिए तैयार रहना होगा। कुछ घंटों बाद उसे विक्रम नाम के एक आदमी का कॉल आया। उसने कॉल उठाई और उसने कहा कि श्रीमती रेखाबाई ने उसे उसका नंबर दिया है। उसने बताया कि वे कहाँ मिल सकते हैं। उन्होंने उसी रात एक होटल में मिलने का समय तय किया। जब काव्या होटल पहुंची तो उसने विक्रम को बहुत स्मार्ट और अच्छे कपड़ों में देखा। जब विक्रम ने काव्या को देखा तो उसने सोचा कि अब तो रात का कारोबार शुरू किया जाए। लेकिन काव्या उससे दूर भाग गई। वो कमरे के दरवाजे पर घुटनों के बल बैठ गई और विनती करने लगी, प्लीज सर, ये मेरा पहला बार है। मैंने ये अपनी बीमार मां के लिए करने का फैसला किया है। मेरी मां मर रही है, मुझे उसे बचाना है। कृपया मुझ पर दया कीजिए और मेरी मदद कीजिए। विक्रम उलझन में पड़ गया और समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब था कि काव्या वेश्या भी नहीं थी। लेकिन फिर उसने सोचा, ये बहुत भोली है और इस तरह के काम में बिल्कुल नहीं लगती है। ये वफादार भी लगती है। इसे पत्नी बनाना बुरा नहीं होगा। मुझे ऐसी औरत ही चाहिए थी जिसे मैं आसानी से काबू में कर सकूं। हां, इसे आसानी से मनाया और चलाया जा सकता है। यही तो औरत चाहिए मुझे। उसने तय किया कि वो उसकी मदद करेगा और उसकी मां का इलाज कराने के लिए बहुत सारे पैसे देगा। उसने उसे नौकरी का ऑफर भी दिया। काव्या अपनी मां की सर्जरी के पैसे दे पाई और आखिरकार उसकी मां बच गई और अस्पताल से छुट्टी मिल गई। काव्या बहुत खुश थी और विक्रम का जितना शुक्रिया करे उतना कम था। विक्रम काव्या के लिए बहुत अच्छा और ख्याल रखने वाला बन गया। वो उसे हर सुबह, दोपहर और रात कॉल करता, रोमांटिक गिफ्ट भेजता और बहुत उदार था। 1 महीने से भी कम समय में जब से उनकी बातें शुरू हुई थी, विक्रम ने मिलने की बात रखी। काव्या ने मान लिया और वे मिले। जब विक्रम ने उसे देखा तो वो उसकी खूबसूरती और आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गया। काव्या भी विक्रम की स्मार्टनेस और सरल स्वभाव से प्रभावित हो गई। वो उसके साथ रानी जैसा व्यवहार करता और काव्या जल्दी ही उससे प्यार करने लगी। 3 महीने से भी कम समय में मिलने के बाद विक्रम ने शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। तुम्हें मेरे बारे में सब पता है। मैं तुमसे गहरा प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो फिर इंतजार किस बात का? मुझसे शादी कर लो। काव्या पहले हिचकिचाई क्योंकि ये बहुत जल्दी था और उसे लगता था कि विक्रम के बारे में अभी और जानना जरूरी है। वो उसके जरिए नौकरी पा चुकी थी, लेकिन तनख्वाह उसकी जरूरतों के लिए काफी नहीं थी। ऊपर से गांव में उसके माता पिता भी थे। विक्रम हर महीने उसे अतिरिक्त पैसे देता और उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार को गांव में पैसे भेज पाती। एक दिन जब विक्रम काव्या के घर आया और रीना की मौजूदगी में उसने साफ कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अगर तुम मेरी पत्नी नहीं बनना चाहती तो मुझे लगता है हमें रिश्ता तोड़ देना चाहिए।
ताकि मैं किसी ऐसी औरत को ढूंढ सकूं जो मुझसे सच्चा प्यार करे और मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। काव्या परेशान हो गई और समझ नहीं पाई कि क्या करे। अगर विक्रम उसे छोड़ देता तो उसे पैसे मिलना बंद हो जाते और उसके परिवार का दबाव और बढ़ जाता। लेकिन वो विक्रम को अच्छी तरह नहीं जानती थी और उसे लगा कि उसे बेहतर जानने के लिए थोड़ा समय चाहिए। रीना, जो वहां बैठी ये सब देख रही थी, उसके पास आई और बोली, मेरी दोस्त, कोई मर्द जो तुम पर इतना खर्च करे और तुम्हारे साथ सोए बिना मिलना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब है कि विक्रम अच्छा इंसान है, वो अमीर और सेटल्ड है। तुमने कहा था कि बूढ़े आदमियों के साथ सोकर पैसे नहीं कमाना चाहती, तो ये तुम्हारे लिए उस सब से निकलने का मौका है। काव्या बोली, लेकिन रीना, मैं उसे ठीक से नहीं जानती और मुझे अंदर से बुरा एहसास हो रहा है। और मैंने हमेशा नोटिस किया है कि विक्रम दूसरी औरतों को भी देखता है, यहां तक कि जब हम साथ होते हैं। रीना बोली, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई मर्द परफेक्ट नहीं होता। पिछले 3 महीनों में जब तुम दोनों साथ हो, क्या उसने कभी तुम पर चिल्लाया या तुम्हें चोट पहुंचाई? काव्या बोली, नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन रीना ने कहा, अगर मेरे पास विक्रम जैसा आदमी होता तो मैं पैसे के लिए अपना शरीर नहीं बेच रही होती। इस फैसले पर पछताना मत। काव्या उलझन में थी, लेकिन उसे लगा कि रीना सही कह रही थी। उसने अपने मन में उठ रहे चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज किया और विक्रम से शादी के लिए हाँ कर दी। 1 हफ्ते के अंदर ही जब उसने हाँ कहा, विक्रम ने उससे शादी कर ली। उनकी शादी बहुत शाही और धूमधाम से हुई और उसने काव्या के माता पिता के लिए बहुत सारे तोहफे खरीदे। रामस्वरूप और सुमित्रा उसे उसके पैसों की वजह से बहुत पसंद करने लगे और दामाद के रूप में अपना लिया। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही काव्या ने अपने पति के बुरे स्वभाव को देखना शुरू कर दिया, जैसा कि उसने पहले ही शक किया था। वो घर छोड़कर चला जाता और 2 से 2 दिन तक वापस नहीं आता। वो होटल में दूसरी औरतों के साथ सोता और अक्सर शराबी हालत में घर लौटता। काव्या इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने विक्रम का सामना किया। लेकिन उससे पहले ही विक्रम ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। काव्या को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रही हो। ये पहली बार था जब विक्रम ने उस पर हाथ उठाया। क्या तुम बेवकूफ हो? तुम खुद को क्या समझती हो कि मुझे बताओ मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं? काव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही विक्रम ने उसे एक और थप्पड़ मारा और फिर उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। जब वो खत्म हुआ तो वो घर छोड़कर चला गया। काव्या कुछ मिनटों तक रसोई में बैठी रोती रही, फिर काम पर जाने के लिए तैयार होने चली गई। लेकिन जैसे ही वो काम पर जाने के लिए तैयार हुई, उसके बॉस शेखर का फोन आया। उसने घर से निकलने से ठीक पहले कॉल उठाई। शेखर ने कहा कि उसे इन नौकरी से निकाल दिया गया है। शेखर ने समझाया कि उसके पति विक्रम ने उस पर शेखर के साथ सोने का आरोप लगाया है और इसी वजह से वो नहीं चाहता कि काव्या उसकी कंपनी के आसपास भी आए ताकि अपनी शादी को बचा सके। वो दिन काव्या के लिए नरक की शुरुआत था। विक्रम ने उसे घर से बिना अनुमति बाहर जाने से रोक दिया। उसने उसका फोन छीन लिया ताकि वह किसी से बात न कर सके और उसे बाहर घूमने से भी रोक दिया। उसका स्वर्ग जैसा जीवन नरक बन गया क्योंकि विक्रम जरा सी बात पर उसे मारता। एक दिन उसने अपने माता पिता को सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उस पर यकीन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उसे सहना होगा। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता। विक्रम हर महीने उन्हें बहुत पैसे भेजता था, इसलिए वे उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। जब वो अपने पति के घर में दुख झेल रही थी, तब उसका परिवार उसके पति के पैसों से आराम से जी रहा था। विक्रम ने उसे नौकरी ढूंढने से रोक दिया और जब भी उसे नौकरी मिलती, वो उसे या तो नौकरी छोड़ने को कहता या शादी छोड़ने को। उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वो जो भी करती, विक्रम को अच्छा नहीं लगता। तभी उसे एहसास हुआ कि वो बड़ी मुसीबत में है।
कुछ महीने बाद उसने जुड़वा बच्चों आरव और आर्या को जन्म दिया। लेकिन बच्चों के होने के बाद भी विक्रम नहीं बदला, बल्कि वो और भी सख्त और निर्दयी हो गया। कई बार काव्या बैठकर सोचती कि कहाँ गलती हो गई। वो खुद से पूछती कि क्या विक्रम वही आदमी है जिसने रिलेशनशिप के समय उसे रानी जैसा ट्रीट किया था। काव्या ने तय किया कि वो अपने पति से सीधे कहेगी कि वो मानवाधिकार संगठन को बुलाने वाली है, लेकिन उसने उसे धमकाया और कहा कि उसके पास बहुत पैसे और बड़े बड़े लोगों से संबंध है और उसे केस जीतने के लिए सिर्फ एक कॉल करना पड़ेगा, और वो ये भी सुनिश्चित कर देगा कि काव्या कभी अपने बच्चों को न देख सके, क्योंकि उसके पास उसके बच्चों की कस्टडी लेने की पूरी ताकत है। काव्या ने कई बार विक्रम को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उसे या तो चोरी के झूठे आरोप में फंसाने या उसके बच्चों को छीनने की धमकी देता। विक्रम बहुत असरदार था और ऊंचे लोगों में उसके संबंध थे। उनके सोसाइटी में हर कोई काव्या को देखकर खुश और संतुष्ट समझता और जलता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो नरक में जी रही है। विक्रम कई कई दिन घर छोड़कर चला जाता और उसके बच्चों के लिए पैसे तक नहीं छोड़ता। उसने अपने परिवार की देखभाल करना भी बंद कर दिया। काव्या और सहन नहीं कर सकी और वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने अपनी दोस्त रीना के पास जाने का फैसला किया। उसने रीना से बच्चों के लिए खाना खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन रीना ने मना कर दिया, बल्कि उसने उसे बहुत बुरी सलाह दी। तुम कब तक ऐसी जिंदगी जीती रहोगी? तुम्हारा पति अमीर है, फिर भी तुम हमेशा भीख मांगती रहती हो। अगर तुम कपड़े नहीं मांग रही तो बालों के लिए मांग रही हो, या फिर पैसे। ओ भगवान, ये बहुत ज्यादा है। ये मेरी गलती नहीं है, रीना। उसने मुझे बाहर निकलने से रोक दिया है और मेरे पास कुछ और करने का रास्ता नहीं है पैसे मांगने के बजाय, काव्या ने कहा। रीना ने सुझाव दिया, क्यों न तुम वापस रेखाबाई के पास जाओ और उससे कहो कि तुम्हें कोई अमीर आदमी ढूंढे जिसके साथ सोकर तुम ढेर सारे पैसे कमा सको। भगवान न करे, मैं कभी अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, काव्या ने कहा। रीना जोर से हंस पड़ी। तुम किसे धोखा नहीं दोगी? उस आदमी को, तुम्हारे पति को, वो आदमी जो तुम्हारी परवाह नहीं करता, नहीं ये सोचता है कि तुम कैसे जी रही हो। वो आदमी जो घर छोड़कर कई दिन तक बाहर रहता है और कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछता। मेरी दोस्त, तुम असल में अकेली हो। बस मेरे कहे पर सोचो, तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। वैसे भी उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो हमेशा घर पर नहीं रहता। काव्या गुस्से में रीना का घर छोड़कर वापस घर आ गई। घर पहुंचकर वो रीना की बातों पर सोचने लगी। उसके बच्चे रो रहे थे और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके पास अपनी दोस्त की सलाह मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन उसने जल्दी से तैयार होकर रीना के घर गई, अपना बैग रीना के पास छोड़ा और फिर रेखाबाई के पास गई ताकि वो उसे एक अमीर आदमी से मिलवा दे। रेखाबाई ने उसे शाम को आने को कहा। शाम होते ही काव्या वापस रेखाबाई के पास गई। उसने काव्या को उस कमरे की चाबी दी जहां उसे अपने क्लाइंट से मिलना था। काव्या ने धन्यवाद कहा और होटल के कमरे की ओर चल दी। जब वो होटल के कमरे में पहुंची, उसने कमरे का नंबर देखा जहां उसे जाना था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक आदमी कमरे में पीठ करके खड़ा है। जैसे ही वो आदमी मुड़ा, वो उसका पति विक्रम निकला। काव्या का मुंह और आंखें खुली रह गई। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो बड़ी मुसीबत में फंस गई है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन विक्रम बोला, यहां क्या कर रही हो तुम, हरामजादी? तो अब तुम मर्दों के साथ सोने लगी हो? काव्या ने कहा, नहीं जान, मैं यहां इसलिए आई क्योंकि मेरे बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं था। तुरंत ही विक्रम उसके पीछे दौड़ा और काव्या होटल से भागी। वो रीना के घर पहुंची और अपने बच्चों को लेकर घर चली गई। जब विक्रम घर आया, उसने उसे बुरी तरह पीटा, ये सोचकर भी नहीं कि वो खुद भी गुनहगार था। उसने उसे बहुत बुरी तरह मारा और बच्चों के बिना घर से बाहर फेंक दिया। तू बेवकूफ,
अब कभी अपने बच्चों को नहीं देख पाएगी। काव्या उस रात सड़कों पर भागती हुई रो रही थी। लोग जो उसे जानते थे उसे देखकर हैरान हुए कि वो सड़कों पर रोते हुए क्यों घूम रही है। काव्या टूट चुकी थी। वो सोच रही थी अब आगे क्या करे, कहाँ जाए और कैसे अपने बच्चों को वापस ले और उन्हें उस पिता से बचाए जिसका उनके लिए कोई अच्छा इरादा नहीं था। रोते रोते उसने सड़क पर ध्यान नहीं दिया और एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। जिस आदमी ने उसे गलती से टक्कर मारी उसका नाम अरविंद था। वो एक अमीर वकील था। वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरा और काव्या को अस्पताल ले गया क्योंकि वो बहुत खून बहा रही थी। काव्या कई दिनों तक बेहोश रही। 5 दिन बाद उसने होश पाया। वो उलझन में थी और नर्सों से पूछने लगी कि वो अस्पताल कैसे पहुंची। उन्होंने बताया कि उसे गाड़ी ने टक्कर मारी थी। काव्या को हैरानी हुई और वह अपने बच्चों को सोचकर रो पड़ी। अगले दिन अरविंद उससे मिलने आया और पूछा कि वो सड़क पार करते समय इतनी लापरवाह क्यों थी। काव्या ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसके पति ने बच्चों की कस्टडी छीन ली और उसे घर से निकाल दिया। अरविंद को उस पर दया आई और उसने केस अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने विक्रम पर घरेलू हिंसा का केस किया और केस जीत गया। विक्रम को जेल भेज दिया गया और उसे बच्चों की परवरिश के लिए पैसे देने का आदेश दिया गया। वकील की मदद से काव्या को अपने बच्चों की कस्टडी वापस मिल गई। उसने अपनी चीजें विक्रम के घर से निकाल ली और एक नए फ्लैट में रहने लगी। विक्रम से मिलने वाले बच्चों के खर्च के पैसों से उसने एक छोटा बिजनेस शुरू किया और अपने बच्चों की देखभाल करने लगी और उन्हें स्कूल भी भेजा। रीना, जब उसने अपनी दोस्त की शादी को बर्बाद होते देखा और समझा कि उसने कितना नुकसान किया है, तो वो ये सह नहीं पाई। काव्या खुद को दोषी महसूस कर रही थी कि उसने अपनी सहेली रीना की मदद नहीं की जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो रीना से मिलने गई और घुटनों पर गिरकर उससे माफी मांगी। कृपया मुझे माफ कर दो। जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो गलत सलाह मैंने दी उसी ने तुम्हारी शादी तोड़ दी और तुम्हारी जान तक खतरे में डाल दी। प्लीज मुझे माफ कर दो। काव्या ने उसे उठाया और कहा, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। तुम मेरी बहन जैसी हो और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अब अपराध बोध मत करो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। काव्या ने देखा कि रीना की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो वजह पूरी तरह नहीं समझ पाई। बाद में रीना ने बताया कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में एड्स पाया गया था। वो टेस्ट बहुत देर से कराने गई थी और तब तक ये बीमारी उसके शरीर को गहराई तक नुकसान पहुंचा चुकी थी। जब काव्या ने ये सुना तो वो हैरान रह गई और रीना के परिवार के लिए बहुत दुखी हुई। रीना के परिवार को भी जब ये बात पता चली तो उन्हें अपराध बोध हुआ। उन्होंने सोचा, पैसे को बेटी की भलाई से ज्यादा अहम मानना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रीना का परिवार फिर कभी काव्या से नहीं मिला, लेकिन वो उन्हें छिपकर पैसे भेजती रही। कुछ साल बाद रीना की मौत हो गई। फिर उसके माता पिता को पता चला कि वो शहर में क्या कर रही थी ताकि उन्हें पैसे भेज सके। ये जानकर उन्होंने खुद से नफरत की कि उन्होंने कितनी स्वार्थी सोच दिखाई थी। रीना उनकी इकलौती बेटी और संतान थी। उसकी मौत के बाद वे हमेशा के लिए निःसंतान रह गए। उधर काव्या और उसके बच्चे आरव और आर्या खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। 2 साल बाद काव्या को एक ऐसा आदमी मिला जिसने सच में उसे और उसके बच्चों से प्यार किया। दोनों ने शादी कर ली और उनके और भी प्यारे बच्चे हुए। इस कहानी से सीख ये है कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ समस्या होती है। कभी ये मत चाहो कि तुम किसी और जैसी बनो, क्योंकि तुम्हें ये नहीं पता कि वे किन जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हैं। जो चमकता है वो हमेशा सोना नहीं होता। जिंदगी में बदलाव हमेशा होते रहते हैं। समय सब कुछ सामने ला देता है। किसी के साथ लंबे रिश्ते या समझौते में बंधने से पहले उसे सच में और गहराई से जानने के लिए समय निकालो।
इस दुनिया में जहां क्रूरता और अनैतिकता आम हो गई है, तुम अलग बनने का फैसला कर सकते हो। ये आसान नहीं होगा, लेकिन इसका फल जरूर मिलेगा।